Welcome friends, chapter number 10 awaits us, a very interesting one. Well guys, इससे पहले हमने चैप्टर 9 किया जिसमें हमने देखा कि ट्रेड पॉलिसी के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें हमने देखा टैरिफ्स, कोटास एंड सम अदर ट्रेड पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स टू. अब मेरा बच्चा इस चैप्टर में हम देखेंगे वेदर वी शुड बी गोइंग फॉर फ्री ट्रेड, दैट इज नो ट्रेड इंस्ट्रूमेंट्स, और शुड वी बी यूजिंग ट्रेड इंस्ट्रूमेंट्स लाइक टैरिफ्स, कोटास टू इम्प्रूव द ओवरऑल एफिशिएंसी. आइए स्टार्ट करते हैं. द केस फॉर फ्री ट्रेड मतलब कोई टैरिफ कोटा नथिंग. So few countries have anything called free trade. The city of Hong Kong, which is legally a part of China but maintains a separate economic policy, may be the only modern economy with no tariff or import quotas. Many economists believe free trade produces additional gains beyond the elimination of production and consumption distortions. आपको याद होगा चैप्टर 9 में वो दो ट्राइंगल्स हमें प्रोडक्शन डिस्टॉर्शन और कंजम्पशन डिस्टॉर्शंस दिखाते थे. मैं इसमें भी एक बार और आपके साथ शो करूँगा. सो फर्स्ट पॉइंट जो कि हमें बताता है कि वाई फ्री ट्रेड इज गुड इज फ्री ट्रेड एंड एफिशिएंसी. वेल द एफिशिएंसी केस फॉर फ्री ट्रेड इज सिंपली द रिवर्स ऑफ द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ अ टैरिफ. ये हमने याद करो स्मॉल इकोनॉमी के लिए जो बनाया था पिछले चैप्टर में. सो फॉलोइंग फिगर शोज द बेसिक पॉइंट वंस अगेन दैट द स्मॉल इकोनॉमी कैन नॉट इन्फ्लुएंस फॉरेन एक्सपोर्ट प्राइसेस. अ टैरिफ कॉजेज अ नेट लॉस टू द इकोनॉमी मेजर्ड बाय द एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल्स. इट डज सो बाय डिस्टॉर्टिंग द इकोनॉमिक इंसेंटिव्स ऑफ बोथ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. आपको याद होगा ये प्रोडक्शन डिस्टॉर्शन हमने सीखा था और ये कंजम्पशन डिस्टॉर्शंस, डिमांड कर्व पर, सप्लाई कर्व पर. तो जो छोटी इकोनॉमीज़ हैं, स्मॉल इकोनॉमीज़ जो वर्ल्ड प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती बच्चों, फॉर देम इंस्ट्रूमेंट्स लाइक टैरिफ काउंटर प्रोडक्टिव है. आप हटा दो तो उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है बल्कि. सो कन्वर्सली अ मूव टू फ्री ट्रेड एलिमिनेट्स दिस डिस्टॉर्शन एंड इंक्रीज नेशनल वेलफेयर. आगे बढ़ते मेरे बच्चों. एडिशनल गेन्स. अब एक बात बताओ, अगर आप कंडीशन लगाते हो, टैरिफ लगाते हो, कोटास लगाते हो, तो आप लिमिट कर रहे हो अपनी मार्केट को. अगर आप फ्री ट्रेड करते हो तो फिर स्काई इज द लिमिट. इससे क्या फ़ायदा होगा आइए देखते हैं. एडिशनल गेन्स फ्रॉम फ्री ट्रेड. वन काइंड ऑफ एडिशनल गेन इन्वॉल्व्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल. अब ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना कि अगर आप बल्क में प्रोड्यूस करेंगे तो यू आर लाइकली टू गेट इकोनॉमीज ऑफ स्केल विच विल रिड्यूस योर एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर बाय विल इंक्रीज योर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट. So one kind of additional gain involves economies of scale. Protected markets limit gains from external economies of scale by showing the concentration of industries. वही लकीर का फकीर बने उतना ही छोटा सा बना रहे हैं क्योंकि फ्री ट्रेड है नहीं एक देश का दूसरे देश के साथ. So when the economies of scale are internal, they not only fragment production internationally, but by reducing competition and raising profit, they also lead to many firms to enter the protected industry. As a result, scale of production of each firm becomes inefficient. अब एक बार बताओ, आप बाहर से ट्रेड कर नहीं रहे एक मिनट के लिए, आपके देश में ट्रेड हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर ही अगर पर्टिकुलर इंडस्ट्री में प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, उस इंडस्ट्री में बहुत सारी फर्म्स आ जाएंगी. तो अगर बहुत सारी फर्म्स आ जाएंगी, कंपटीशन ज़्यादा होगा, तो वो अपने जो उनका बेस्ट स्केल ऑफ प्रोडक्शन है उसको अचीव कैसे कर पाएंगे. सपोज आपकी कैपेसिटी है 100 बनाने की, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो आपकी इतनी डिमांड नहीं है, मार्केट में शेयर नहीं है, आप 40 बना रहे हो, तो आप तो एक्चुअली में डिस्टॉर्ट कर रहे हो, रिसोर्सेज खराब कर रहे हो. Another argument for free trade is that by providing entrepreneurs with an incentive to seek new ways to export or compete with imports, free trade offers more opportunities for learning and innovation than are provided by a system of managed trade. अब एक क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं. पाकिस्तानी टीम आजकल देखोगा तो जिम्बाब्वे के साथ खेल रही होती है, तो आपको नहीं लगता इनसे उनके स्किल्स नहीं डेवलप होने वाले. बड़े देशों के साथ खेलेंगे तभी तो डेवलप होगा. तो अगर आप एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट दे देते हो अपनी कंपनीज को तो वो तो लकीर का फकीर बने रहेंगे. इंडिया में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो विद इन 3 months जो बाहर के सॉफ्ट ड्रिंक मेकर्स थे उन्होंने इंडिया का जो सॉफ्ट ड्रिंक जो टॉप था वो था कैंपा कोला, 3 महीने में खत्म कर दिया था उसको. बिकॉज वो तो लोकल प्लेयर्स ही बने हुए थे. वो compete कैसे करेंगे, आप कंपटीशन दो तो वो भी लर्न करेंगे, न्यू वेज लाएंगे कि कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है, और बीट भी कर सकते हैं वो, उनको चांस मिलेगा वर्ल्ड फोरम पे अपना टैलेंट दिखाने का. महिंद्रा देखो आप, महिंद्रा के ट्रक्स जो हैं, ट्रैक्टर्स जो हैं, अफ्रीका में सुपर सेल करते हैं. बजाज की बाइक आती है CT100, मलेशिया में हाईएस्ट सेलिंग बाइक थी वो फॉर कंसेक्यूटिव ईयर्स. तो आपको मौका देना चाहिए. फ्री ट्रेड इज अ गुड थिंग ऐसा माना जा रहा है. This suggests that a move to free trade makes the economy as a whole more efficient by shifting the industrial mix towards high productivity. अरे बड़ी मार्केट मिलेगी, बड़ा प्रोडक्शन करोगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा. नेक्स्ट है रेंट सीकिंग.
एक बात समझ लीजिए, एक बारी ना मैं यहाँ पर गया आपका प्रोमेनेड मॉल, सच बात बता रहा हूँ, वहाँ पे एक पर्टिकुलर ब्रांड था, उसकी शर्ट देखी मैंने, 40% ऑफ लिखा था। मैंने कहा चल देखते हैं, 40% ऑफ के बाद भी पता है कितने की थी? 61,000 रुपीज़ की। और हिंट और एग्जांपल देता हूँ, ये तो तुम खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। 24/7 कन्वीनियंस स्टोर्स खुले हुए, वहाँ पर एक फैंटा का कैन मैंने देखा, 1.5-2 साल पहले की बात है। वो कैन में ना, यहाँ तो इंडिया में तो फैंटा ऑरेंज ही आती है ना, बाहर के देशों में स्ट्रॉबेरी, ग्रीन एप्पल, ये फ्लेवर्स भी आते हैं। तो वो सेम फैंटा थी जो मैं दुबई में आई यूज टू बाय। तो दुबई के अंदर वो मेरे को मिलती थी 1.1.5 दिरहम्स की। तो इंडियन करेंसी में इट्स अबाउट अराउंड 35 रुपीज़, इतना मान के चलिए, ठीक है, 35 रुपीज़, 1.5 दिरहम आज का कुछ 18-20 रुपये होगा 1 दिरहम। तो अब वो मैं 24/7 पे देख रहा था, तो वो उस पूरे कैन का उसके पीछे स्टिकर लगा रखा था उसने, उस पर लिखा है पर 1.5 दिरहम, मतलब सेम ही कैन थी वो, पर पीछे स्टिकर लगा रखा था 125 रुपये। तो मैंने उस बंदे को जो वहाँ पर था, मैंने बोला भाई ये तो 1.5 दिरहम लिखा है, तू मेरे से दिरहम्स में ले ले, 1.5 दिरहम दे देता हूँ, 125 रुपये की क्यों? कहता है नहीं सर 125 ही है, हम दिरहम ले ही नहीं सकते, यहाँ तो इंडियन करेंसी चलती है। भाई मैंने कहा भाई 1.5 दिरहम जो है कन्वर्ट करके 30-35 रुपये बनते हैं, 125 चार्ज कर रहे हो, भगवान से डरो। कह रहे नहीं सर ऐसा ही इतना ही है। तो आप बताइए वही चीज़ जो वहाँ पर 30 रुपये की मिल रही है, उसकी क्वांटिटी भी बड़ी होती है इंडियन फैंटा से, यहाँ पे 125 रुपये की, क्या रीज़न हो सकता है? नहीं पता? बताता हूँ। दिस इज कॉल्ड रेंट सीकिंग। आइए पढ़िए। When imports are restricted by quota rather than a tariff, the cost is sometimes magnified by a process known as rent seeking. अब जिसको वो कोटा मिला है कि एक लिमिटेड क्वांटिटी आप इंपोर्ट कर सकते हो जी वहाँ से, तो उसकी तो सो कॉल्ड मोनोपोली है, वो तो ज़्यादा चार्ज करेगा प्राइस। दिस इज कॉल्ड रेंट सीकिंग. So government issues licenses to selected individual and company, and they get economic rents. In some cases it leads to wastage of economic resources. Obviously यार 30 रुपये की चीज़ यार 125, और लुक एट दैट शर्ट, 61,000 रुपीज़ की शर्ट आफ्टर 40% ऑफ, एंड दैट टू वॉज नॉट प्रॉपरली आयर्नड। इतना बुरा हाल जस्ट बिकॉज ऑफ रेंट सीकिंग। कोटा लगा रखा है कि उस लिमिट के बियॉन्ड आ ही नहीं सकता। तो अब वो कहते हैं ना एक घोड़ी है, शादियाँ 1000 है, लिमिटेड है तो फिर वैल्यू बढ़ जाएगी उसकी। Now, a famous example involves India in 1950s and 60s. At that time, Indian companies were allocated the right to buy imported inputs in proportion to their installed capacity. This created an incentive to over-invest. For example, a steel company might build more blast furnace than needed simply because this would give it a large number of import licenses. तो हमारे देश में, हिंदुस्तान में ये बना दिया गया था कि भाई जिसके पास कैपेसिटी ज़्यादा होगी वो उसके प्रपोर्शन में इंपोर्ट कर लेगा। हमारे प्रोड्यूसर्स डेढ़ शाणे, उन्होंने कैपेसिटी बढ़ा दी, यूज़ करनी नहीं थी, बस ये दिखा दी ओह आई गॉट द कैपेसिटी, नाउ आई कैन इंपोर्ट मोर। तो ये एक प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स क्या है फ्री ट्रेड के? कहता है इट रिफ्लेक्ट्स दैट अ पॉलिटिकल कमिटमेंट टू फ्री ट्रेड मे बी अ गुड आइडिया इन प्रैक्टिस इवन दो देयर मे बी बेटर पॉलिसीज इन प्रिंसिपल. Economists often argue that trade policy in practice are dominated by special interest policy rather than by consideration of national cost and benefit. As a program of intervention in trade could be captured by interest group and can be converted into a device for redistributing income to politically influential sectors. If this is correct, it may be better to advocate free trade. तो देखिए पॉलिटिकल पॉइंट ये कहता है कि कई बारी क्या होता है, आप जान के ऐसी पॉलिसीज बनाते हो जिससे कुछ सेक्टर्स को फ़ायदा मिले, कुछ इंडिविजुअल्स को फ़ायदा मिले। तो पॉलिटिशियन फिर ये कह सकते हैं कि यार देखो इससे सिर्फ इसको फ़ायदा हो रहा है, सिर्फ इसको फ़ायदा हो रहा है, तो हटाओ पॉलिसी लगाना ही छोड़ दो, फ्री ट्रेड रखो। तो दैट इज़ वन रीज़न। अगर आप कन्विंस कर सके अपनी जनता को कि देखो अगर हम पॉलिसी लगाएंगे तो इस पर्टिकुलर सेक्टर को ज़्यादा फायदा है, उसको नुकसान है, इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ज़्यादा फायदा है, एंड पीपल गेट कन्विंस्ड, तो फिर फ्री ट्रेड ही ठीक है भाई पर्टिकुलर लोगों को क्यों फ़ायदा दे, सबको फ़ायदा होना चाहिए ना। अब ये तो हो गया फ्री ट्रेड के फेवर में। अगेंस्ट पहला नेशनल वेलफेयर कहते हैं मोस्ट टैरिफ्स, इम्पोर्ट कोटास एंड अदर ट्रेड पॉलिसी मेजर्स आर अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द इनकम ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट ग्रुप. Politicians often claim, however, that the policies are undertaken primarily not to protect the income of particular interest group, but in the interest of nation as a whole, and sometimes they are even telling the truth. एक बात तो मानोगे ना, स्पेशली डिफेंस वाली जो चीज़ें हैं, डिफेंस सिक्योरिटीज़, उसमें तो आपको कुछ रखनी पड़ेगी ना रिस्ट्रिक्शंस। तो उनको ये लगता है कि अगर हमारे देश के लिए अच्छी है कोई पॉलिसी, ट्रेड लगाना, ट्रेड रिस्ट्रिक्ट करना, तो वो करेंगे उसके लिए। अब जैसे एक फलेशियस वो देखो, इंडिया में एमएसपी ना वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट एमएसपी दी जाती है एग्रीकल्चरिस्ट को।
बाहर के देश इसको अपोज करते हैं, कनाडा इज़ वन ऑफ देम, अपोज करते हैं उनको कि भाई नहीं इतना ज़्यादा कैसे दे रहे हैं ये अपने देश में, इतना एमएसपी कैसे दे सकते हैं। आप बताइए, इंडिया ने ये जो भी पॉलिसी लगाई है अपने लोगों की बेहतरी के लिए लगाई है, अपने फार्मर्स की बेहतरी के लिए लगाई है, जी सर उनके लिए लगाई है। तो फिर ऐसे ही कई बारी ऐसी पॉलिसीज आप लगाते हो जिससे आपको लगता है कि हमारे देश के फ़ायदे में है वो चीज़, ये पॉलिसी लगाना, तो फिर वो फ्री ट्रेड नहीं रहता। टर्म्स ऑफ ट्रेड आर्ग्यूमेंट फॉर अ टैरिफ, कहते हैं फॉर अ लार्ज कंट्री। अब देखो स्मॉल कंट्री के लिए बुरा था टैरिफ, लेकिन लार्ज कंट्री तो इन्फ्लुएंस कर सकती है वर्ल्ड प्राइस को, उनके लिए तो अच्छा है। So for a large country that is able to affect the price of foreign exporters, a tariff lowers the price of import and thus generates a terms of trade benefit. The benefit must be set against the cost of tariff which arises since the tariff distorts production and consumption incentive. It is however possible that in some cases benefit exceeds the cost. तो हमने एक छोटा सा इसका एक रिप्रेजेंटेशन देना है आपको। एट स्मॉल टैरिफ रेट लार्ज कंट्री वेलफेयर इज हायर देन फ्री ट्रेड। As the tariff rate is increased, however, the cost eventually begin to grow more rapidly than benefit, leaving the country worse off than with free trade. तो आप खुद से देख लो, शुरू में वेलफेयर बढ़ रहा है, जब थोड़ा थोड़ा टैरिफ लगा रहे हो तो वेलफेयर बढ़ रहा है। एक लिमिट के बाद अगर आप टैरिफ बढ़ाते हो तो ये गिरना शुरू हो जाएगा। ये वो रेट है जहाँ पे ब्रेक इवन हो जाएगा, इसके बियॉन्ड लॉस होना शुरू हो जाएगा। So for a large country, there is an optimal tariff T naught at which the marginal gain from imputed terms of trade just equals the marginal efficiency loss from production and consumption distortion. तो अगर आप बड़ी कंट्री हैं, टैरिफ लगाना या अपनी ट्रेड पॉलिसी को यूज़ करना नॉट अ बैड आइडिया। डोमेस्टिक मार्केट अगेंस्ट फॉरेन ट्रेड, डोमेस्टिक मार्केट फेलियर, कहते हैं सपोज फॉर एग्जाम्पल दैट द प्रोडक्शन ऑफ सम गुड्स यील्ड एक्सपीरियंस दैट विल इंप्रूव द टेक्नोलॉजी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, बट दैट द फर्म इज इन द सेक्टर कैन नॉट अप्रोप्रिएट दिस बेनिफिट एंड देयरफॉर डू नॉट टेक इनटू अकाउंट इन डिसाइडिंग हाउ मच टू प्रोड्यूस. Then there is a marginal social benefit to additional production that is not captured by the producer surplus measure. This marginal social benefit can serve as a justification for tariff. कई बारी आपको हम ये कहते हैं कि आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन करोगे ना तो आपका एक्सपर्टीज़ बढ़ेगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जिससे आपको आने वाली जनरेशन के लिए एक सोशल बेनिफिट क्रिएट करोगे, या करेंट जनरेशन के लिए भी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट क्रिएट कर सकते हो सो दैट दे कैन लर्न from your expertise and can implement that in their production. लेकिन अगर आप ये तभी कर सकते हो जब आप खुद compete ना कर रहे हो और खुद बड़ा प्रोडक्शन कर रहे हो, उसके लिए फ्री ट्रेड नहीं करना पड़ेगा, बाहर वालों को रोकना पड़ेगा यहाँ पे आए. So if production of a good yields extra social benefit measured in panel B of the following figure which is not captured as producer surplus, a tariff can actually increase welfare. अब यहाँ पे मतलब समझो, एक सिनेरियो है जिसमें बाहर की कंपनी भी आ रही है, यहाँ पे कम्पीट कर रही है, आप भी बना रहे हो, तो उस केस में पक्का है मार्केट शेयर बटेगा, ऑब्वियसली आप भी बेचोगे, वो भी बेचेगा. अगर हम टैरिफ लगा दें बाहर की कंपनी को यहाँ पर काम कम कर दें उसका, तो फिर हमारी कंपनी ज़्यादा बनाएगी, प्रोडक्शन ज़्यादा करेगी, एक्सपर्टीज़ लेगी, एक्सपीरियंस लेगी, इसको इकॉनमीज ऑफ स्कोप भी कहते हैं, तो वो उनका बढ़ेगा. तो वो जो मार्जिनल सोशल बेनिफिट क्रिएट होगा ना, वो इन दो लॉसेस से ज़्यादा होगा. So the above figure shows the domestic market failure argument against free trade. Panel A shows conventional cost benefit analysis of tariff for a small country. Panel B shows the marginal benefit from production that is not taken account of by the producer surplus measure. The figure shows the effects of a tariff that raises the domestic price from PW to PW plus T. This is the one. Production rises from S1 to S2 with a regularly production distortion indicated by the area A. Production distortion, consumption distortion. Consumption falls from D1 to D2 with the resulting consumption distortion indicated by area B. If we considered only consumer and producer surplus, we would find that the cost of the tariff exceeds the benefit. However, panel B shows that this calculation overlooks an additional benefit that may make the tariff preferable to free trade. The increase in production yields a social benefit that may be measured by the area under the marginal social benefit curve, and this is shown by C. तो आप अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो और आपका प्रोडक्शन ऐसा है जिससे एक्सटर्नैलिटी क्रिएट होगी, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, तो वो एक्चुअली में जो टैरिफ की कॉस्ट है उसको ओवरकम कर सकती है, उसको मार्जिनल सोशल बेनिफिट यहाँ बोला गया है. Thus we can show that if the tariff is small enough, the area C must always exceed the area A to B, and that there is some welfare maximizing tariff that yields a level of social welfare higher than that of free trade. Income distribution and trade policy का argument देते हैं. Electoral competition. Suppose two competing parties are willing to promise whatever will enable each to win the next election, and suppose policy can be described along a single dimension, say the level of the tariff rate. यानी एक पार्टी कह रही है हम इतना टैरिफ रेट रखेंगे, दूसरी कह रही है हम इतना रखेंगे.
Finally, suppose voters differ in the policies they prefer. For example, imagine a country जहाँ पे एक्सपोर्ट्स जो एक्सपोर्ट करती है स्किल को, स्किल इंटेंसिव गुड्स को, और इंपोर्ट करती है लेबर इंटेंसिव गुड्स को. सो देन वोटर्स विद हाई स्किल लेवल्स विल फेवर लो टैरिफ रेट क्योंकि उनका माल ज़्यादा बिकेगा. बट वोटर्स विद लो स्किल्स विल बी बेटर ऑफ if the country imposes high tariff. So we can therefore think of lining up all the voters in order of the tariff, rather a rate they prefer, with the votes who favor the lowest on the left and those who favor the highest on right. ये देख लीजिए. So what policies will the two parties then promise to follow? Well, the answer is that they will try to find the middle ground. Specifically, both will tend to converge on the tariff जो मीडियन में आए. बिल्कुल एक्सट्रीम में जाओगे तो एक वोटर को लूज करोगे, एक कैटेगरी ऑफ वोटर को. So voters are lined up in order of the tariff rate they prefer. If one party proposes a high tariff of TA, then other party can win over most of the votes by offering a somewhat lower tariff. क्योंकि वो दोनों पार्टी को खुश कर देगा, दोनों टाइप के वोटर्स को. So this political competition drives both parties to propose a tariff close to TM, the tariff preferred by the median voter. तो यानी टैरिफ तो लगेगा ही लगेगा. It's a way to go basically. In short, a policy that inflicts large losses on few people but benefits a large number of people should be political winner. A policy that inflicts widespread losses but helps a small group should be a loser. Collective action. Suppose a consumer writes a letter to his politician demanding a lower tariff rate on his favorite imported goods, and this letter helps change the politician votes so that lower tariff is approved. Then all consumers who buy the good benefit from lower prices even if they did not bother to write letters. तो यहाँ पर आपके यहाँ पर अभी जो पिछला पॉइंट कर रहे हो और ये कर रहे हो, ये क्या बता रहा है कि कौन सी वजहें हैं जिससे वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी यूज हो जाते हैं, रादर देन गोइंग फॉर अ फ्री ट्रेड. So since one letter has only a marginal effect on the policy, but if a million voters were to write demanding a particular policy, then it will affect the policy maker. So the problem of collective action then can explain why policies that not only seem to produce more cost than benefit, but also that seem to hurt far more voters can still be adopted. क्योंकि लोगों ने चिट्ठी लिख दी, करो जी ऐसा करो, इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं जिनको. मॉडलिंग द पॉलिटिकल प्रोसेसेस, ये थोड़ा सा डिबेटेबल पॉइंट है गाइस. इसमें फिर आपको वो सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं लाइक नीरव मोदी, माल्या और वो सब. आइए पढ़ते हैं. मॉडलिंग द पॉलिटिकल प्रोसेस. While politicians may win election partly because they advocate popular policy, a successful campaign also require money for advertising, polling and so on. खूब पैसा लगता है भाई इलेक्शन लड़ने में. So it may therefore be in the interest of a politician to adopt position against the interest of the typical voter if the politician is offered a sufficiently large financial contribution to do so. The extra money may be worth more votes than the lost by taking the unpopular position. अब देखिए ये डिबेटेबल है बट ऐसा माना जाता है कि माल्या की कंपनी को बाहर निकालने के लिए, किंगफिशर को बाहर निकालने के लिए स्पेशली उस टाइम की गवर्नमेंट ने पैसे दिए, एक पैकेज दिया उसको बाहर निकालने के लिए. सो डोंट यू थिंक दैट्स नॉट गुड, बट स्टिल दे डू इट बिकॉज दे नीड मनी फॉर अपकमिंग इलेक्शंस. Modern models of political economy of trade policy therefore envision a sort of auction in which interest groups buy policies by offering contributions contingent on the policies followed by the government. अब बाकी ऐसा नहीं है इंडिया में होता है, बाकी देश भी करते हैं, हर देश में ही है ऐसा. जो लॉबी होती है वो इन्फ्लुएंस करती है पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि हमारा स्टैंड लो, वी विल बी कंट्रीब्यूटिंग ए इन टर्म्स ऑफ मनी, बी इन टर्म्स ऑफ वोटिंग. अब आपको पता है इंडिया में रिलीजन प्लेज अ बिग रोल. तो एक पर्टिकुलर रिलीजन का नेता आके बोल सकता है कि मैं इतने वोट दे दूंगा, ये पर्टिकुलर पॉलिसी बना दो, तो वो भी करा जा सकता है, वो भी करते हैं और इंडिया तो इज अ बदनाम फॉर दैट. आगे बढ़ते हैं जी. सो मॉडर्न मॉडल्स ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ट्रेड पॉलिसी देयरफॉर इन विच इन अ सॉर्ट ऑफ ऑक्शन इन विच इंटरेस्ट ग्रुप बाय पॉलिसीज बाय ऑफरिंग कंट्रीब्यूशंस कंटिंजेंट ऑन द पॉलिसीज फॉलोड बाय द गवर्नमेंट. Politicians will not ignore overall welfare, but they will be willing to trade off some reduction in the welfare in return of that larger fund, whether in terms of money or votes. As a result, organized groups, that is groups that are able to overcome the problem of collective action, will be able to set policies. Then then the public in general, in short. इंटरनेशनल नेगोशिएशन, ये एक अलग से टॉपिक है कि आपस में देश अगर नेगोशिएशन कर ले तो क्या होता है. So we have seen that it is difficult to devise trade policies that raise national welfare and that trade policies often dominated by interest group politics. अभी देखा हमने.
Horror of trade policies that produce costs that generally exceed any conceivable benefit amount. It is thus easy to be highly cynical about the practical side of trade theory. अब negotiation अगर कर लें तो क्या फ़ायदे हैं? There are at least two reasons rather. There are at least two reasons why it is easier to lower tariffs as part of mutual agreement than to do in a unrelated policy, unilateral policy. First, a mutual agreement helps mobilize support for free trade. Second, negotiation agreements on trade can help governments avoid getting caught in destructive trade wars. So हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. अभी उससे पहले import competing producers are usually better informed and organized than consumers. International negotiation can bring in domestic exporters as a counterweight. Now example, the USA and Japan for example could reach an agreement in which US refrains from imposing quotas to protect some of its manufacturers from Japanese competition in return for removal of Japanese barriers against US exports of agriculture or high technology products to Japan. US consumer might not be effective politically in opposing such import quotas on foreign goods, even though these quotas may be costly to them. But exporters who want access to foreign market may, through their lobbying for mutual elimination of import quotas, protect consumer interest. ठीक है? So international negotiation can also help to avoid trade war. We can see this with the help of an example. Imagine there are two countries, USA and Japan, and these countries have only two policies choice, either to go for free trade or for protection. We will use a payoff, then particular values. We will now see the implications. ध्यान दीजिएगा बेटे. So, Japan, USA, free trade protection. Prisoners dilemma की तरह खेलेंगे जो सेम 4 में माइक्रो था. Suppose जापान सोचता है कि यूएसए फ्री ट्रेड करेगा, तो जापान को क्या करना चाहिए? ध्यान से समझ लीजिए. जापान ऊपर है, ये जापान है, ये यूएसए. जापान सोचता है यूएसए फ्री ट्रेड करेगा, जापान को क्या करना चाहिए? फ्री ट्रेड या प्रोटेक्शन? सर प्रोटेक्शन. बढ़िया. अब मुझे बताओ, अगर जापान को ये लगता है कि यूएसए प्रोटेक्शन करेगा तो इसको क्या करना चाहिए? फ्री ट्रेड या प्रोटेक्शन? सर प्रोटेक्शन. बढ़िया. अब यूएसए को लगता है कि जापान जो है फ्री ट्रेड करेगा तो इसको क्या करना चाहिए? फ्री ट्रेड या प्रोटेक्शन? सर प्रोटेक्शन. बढ़िया. अगर यूएसए को लगता है कि जापान प्रोटेक्शन खेलेगा तो इसको क्या करना चाहिए? फ्री ट्रेड या प्रोटेक्शन? सर प्रोटेक्शन. क्लियर? सो वी कैन सी दैट ईच गवर्नमेंट थ्रू एक्टिंग इंडिविजुअली वुड बी बेटर ऑफ विद प्रोटेक्शन. दे वुड बोथ बी बेटर ऑफ विदाउट फ्री ट्रेड. विदाउट फ्री ट्रेड. इट शुड बी विदाउट फ्री ट्रेड. Clear guys? So hope it helps. Now guys we need to see whether जब ये दोनों फ्री ट्रेड के अगेंस्ट जा रहे हैं और प्रोटेक्शन के लिए जा रहे हैं तो इनके आउटकम्स इनको दे क्या रहे हैं. डोंट यू थिंक दे आर गेटिंग -5 एंड -5. नाउ डोंट यू थिंक इफ फ्री ट्रेड होता तो दोनों को 10-10 मिलते मेरे बच्चों. इंडिविजुअली आपने देखा दोनों की डोमिनेटेड स्ट्रेटजी थी टू प्रोटेक्ट, तो इसने भी प्रोटेक्ट करा, इसने भी प्रोटेक्ट करा, -5 -5. So individually they will think that they are better off without free trade, but the data says something else. Data says they are getting -5 each. Now don't you think getting -5 each is actually not a good position, whereas you can have 10-10. So अब वो 10-10 कैसे अचीव कर सकते हैं? Don't you think for that they need to negotiate with each other, and then that negotiation can change their minds and can then make both of them better off. Like मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्ट फ्री ट्रेड पर चले जाएं, बट समवेयर बिटवीन. Not as bad as -5, not as good as 10-10, but somewhere between. That negotiation can that negotiation is a trick here to make both the countries better off.